नमस्कार, मैं हूं जय कुमार। स्वागत है आपका भारतीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे देश को गुलाम बनाया। आखिर क्यों 24 लोगों की बनाई हुई एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी भारत जैसे इतने विशाल देशों को घुटनों पर ला देती है, जो कि उस समय नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत के हिस्सा थे। और उस समय जो मुगल राज करते थे भारत में, उनकी जो सेना थी वो दुनिया में सबसे बड़ी सेना थी। कहां चली गई मुगलों की 40 लाख की आर्मी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। दोस्तों, 15वीं और 16वीं सदी में भारत अमीर देशों में से एक था। पूरे देश में 25% माल भारत से सप्लाई होता था। उसके बदले दूसरे देश से भारत को सोने और चांदी के सिक्के मिला करते थे, जिसकी वजह से भारत में इतना ज्यादा धन इकट्ठा हो गया था कि भारत को हम सोने की चिड़िया करके बुलाते थे। पहले ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी लगभग 100 साल से ज्यादा भारत के ऊपर शासन करती है, भारत के लोगों के ऊपर शासन करती है। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटेन की जो सरकार है और वहां के राजा है, लगभग भारत के लोगों पर 100 साल शासन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई और कैसे वो व्यापार करी। बहुत सारी चीजों के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम चर्चा करेंगे बंगाल के उस भूखमरी के बारे में जिसमें 1 करोड़ लोग दम तोड़ दिए, तड़प तड़प कर 1 करोड़ लोग भूख के मारे मर गए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में कई सारी ऐसी घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो शायद आप पहले नहीं सुने होंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि हमारा देश कैसे गुलाम हुआ। आपको पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। आप किसी के सामने अपने बात को रख सकते हैं, किसी से भी इस मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं। यूरोप से सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आता है। वो मुख्य रूप से भारत व्यापार के उद्देश्य से आता है। 17 मई 1498 को गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे उतरता है और वहां के जो लोकल राजा जुमरीन होते हैं वो उसका भव्य स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो वास्को डी गामा है भारत में 1 साल व्यापार करता है और 1 साल बाद यानी 1499 को भारत से यूरोप जाता है। और वो अपने साथ भारत का गरम मसाला और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में काली मिर्च लेकर जाता है और उन सारे गरम मसालों को यूरोप के बाजारों में बेचता है, जिसकी वजह से उसे 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। अब ये बातें यूरोप के व्यापारियों को पता चलता है, तो जिस रास्ते से वास्को डी गामा यूरोप से भारत आया था उसी रास्ते से धीरे धीरे यूरोप के व्यापारी भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। फिर सन 1500 में पुर्तगाली व्यापारी केरल के कोचीन में अपनी एक कोठी खोलते हैं, वहां पे व्यापार करते हैं। वहां पे अपना जो भारत से सामान होते हैं उसको खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसे जहाज से यूरोप के देशों में लेकर जाते हैं और वहां पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन उस समय भारत के अधिकतर हिस्से पे जो अरब व्यापारी थे वो व्यापार करते थे। इन दोनों लोगों में काफी कंपटीशन भी होता था। उसके बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। वो भारत में आता है, बहुत ज्यादा व्यापार का विस्तार करता है। आगे चल के 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया, जिसके वजह से वहां के जो लोकल राजा थे इस्माइल खान, उनसे उनका युद्ध भी होता है पुर्तगालियों का, जिस युद्ध में पुर्तगाली जीत जाते हैं और मुगल जो राजा होता है इस्माइल खान वो पूरी तरीके से हार जाता है। और वहां पर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा भारतीय पुर्तगाली क्षेत्रों का पहला गवर्नर बन जाता है। उसके बाद 1579 में मद्रास, बंगाल, हुगली, चटगांव, भारत के एक विशाल क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन हो जाता है। अब पुर्तगाली अमीर पे अमीर होते जा रहे थे और वो भारत से बहुत सारे चीजों का व्यापार करने लगे, जैसे गरम मसाला, ऊन, कपड़ा। वो भारत से सामानों को खरीदते थे और उसको ले जाकर यूरोप के देशों में बेचते थे और खूब मालेमाल होते थे, पैसा कमाते थे। पुर्तगालियों के आने के 96 साल भारत में आगमन होता है डचों का। डच भी एक प्रकार के यूरोप व्यापारी थे जो नीदरलैंड देश से आते थे। 1596 में डचों का सबसे पहले आगमन हुआ भारत में। उसके बाद डच पार्लियामेंट से आदेश मिलने के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करते हैं और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और वो सारे लोग व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम मध्य प्रदेश में 1605 में स्थापित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता था, जिसकी वजह से जो डच व्यापारी हो वो अधिकतर मसालों का ही व्यापार करते थे। मसालों के साथ साथ वो नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम का भी व्यापार करते थे। वो सारे माल भारत से खरीदते थे, भारत में अपने कोठी जहां उनकी रहती थी वहां पे इकट्ठा करते। इसके बाद वो सारे माल समुद्री जहाज से यूरोप के देशों में बेचते थे। डचों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। उसके बाद डच भारत में अपने एक पर एक कई सारी कंपनियां, कोठी और सेना भी रखते गए। भारत में अपना विस्तार पूरी तरीके से करते गए। उन्होंने अपने पुलीकट में अपना कारखाना बनाया, सूरत में, मिलीपट्टनम में, कालीकर, चिंसुरा में,
पटना में आदि जगहों पर अपना सेना रखने लगे और अपने व्यापार को विस्तार करने लगे। उस समय भारत के गरम मसालों का इतना ज्यादा डिमांड था यूरोप के बाजार में कि जो डच व्यापारी हो काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहकर बुलाते थे। और उस समय भारत में पूरे दुनिया का 1/4 माल को उत्पादन किया जाता था, यहाँ पे बनाया जाता था। और उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का शासन था और मुगलों के पास 40 लाख की आर्मी थी, जो एक बहुत ही मजबूत आर्मी थी, जिसके वजह से जो भी कंपनियां थी डायरेक्ट उनसे जंग करना नहीं चाहती थी। भारत के साथ साथ डच और पुर्तगाली व्यापारी इंडोनेशिया में भी मसालों का व्यापार करते थे। और जो डच व्यापारी होते हैं वो ब्रिटेन में भी मसालों का व्यापार करते हैं और ब्रिटेन में डच व्यापारी मसालों का दाम मनमानी तरीके से बढ़ाते जाते हैं। डच व्यापारी थे मसालों का दाम लगातार ब्रिटेन में बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से वहां के 24 व्यापारी और कुछ खोजकर्ता आपस में मिलते हैं, एक मीटिंग करते हैं कि भाई ये डच व्यापारी अपने आप को समझते क्या हैं, ये सस्ते दाम पर भारत से माल को उठाते हैं और हमारे यहाँ लाकर इतने अधिक दामों में बेचते हैं। अब एक काम करते हैं कि हम लोग खुद एक कंपनी बनाएंगे और हम लोग जाएंगे व्यापार करने के लिए, जहां पर डच लोग व्यापार करते हैं इंडोनेशिया में, भारत में और हिंद महासागर के एरिया में जाएंगे हम लोग व्यापार करेंगे और वहां से मसाला लेकर आएंगे, अपने देश में लाकर बेचेंगे सस्ते दामों पर। अब ये 24 लोग तो सोच लेते हैं कि हमें एक कंपनी बनाना है, व्यापार करने जाना है, लेकिन इन 24 लोगों के पास प्राप्त मात्रा में धन नहीं था, यानी हम कहें प्राप्त मात्रा में पैसा नहीं था। पैसा को ब्रिटेन में हम पाउंड बोलते हैं। तो ये लोग करते क्या है, 125 निवेशकों को पकड़ते हैं, वो निवेशक जो इनके कंपनी में पैसा लगाएंगे। अगर कंपनी का फायदा होगा तो उन निवेशकों का भी फायदा होगा। तो 125 लोग अपना इस कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो कंपनी कहां जाएगी, विदेश के देशों में जाएगी व्यापार करने के लिए। अब यहाँ पे 100 से ज्यादा अंग्रेज मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम ईस्ट इंडीज कंपनी रखते हैं। लेकिन इस कंपनी का जो पूरा नाम था वो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज था। अब ये 24 लोग मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जाके पड़ता है और इनके पास बहुत सारे लोग भी हो गए थे, पैसा भी हो गया था, सारी चीजें इनके पास हो गई थी जो कि एक कंपनी चलाने के लिए चाहिए। उसके बाद इनको करना क्या होता है कि वहां की जो महारानी होती है उनसे अप्रूवल लेना था कंपनी के लिए। अप्रूवल मतलब हम अध्यादेश कर सकते हैं या एक तरीके का हम उसे लाइसेंस भी कर सकते हैं कि वहां की जो सरकार है उनसे एक तरीके का लाइसेंस ले ले कि वो विदेश के देशों में जाकर व्यापार करे, और उस अध्यादेश को हम रॉयल चार्टर कहते हैं। 13 दिसंबर सन 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम होती हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रूवल दे देती हैं, रॉयल चार्टर दे देती है कि भाई जाओ तुम विदेश के देशों में जाकर व्यापार करो और देश का भी फायदा हो जिसमें। और उस रॉयल चार्टर के तहत 15 साल के लिए हिंद महासागर, दक्षिण और पूर्व एशिया, भारत, इंडोनेशिया में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत दिया जाता है कि भाई आप 15 साल तक हिंद महासागर वाले एरिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं, हिंद महासागर, भारत, इंडोनेशिया वाले एरिया में। अब 1601 में स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला यात्रा। सर जेम्स लेकेस्टर अपने साथियों के साथ ब्रिटेन का रॉयल चार्टर लेकर सन 1601 में रेड ड्रैगन नामक समुद्री जहाज पर सवार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली यात्रा की शुरुआत करते। अगले साल 1602 में मलक्का जलमंडरू मध्य इंडोनेशिया में पहुंचते हैं। वहां पर जहाजी यात्रा करते समय जेम्स लेकेस्टर ने एक 1200 टन काली मिर्च और गरम मसालों से भरी पुर्तगालियों के जहाजों को लूट लेते हैं। अब इन लूट के मालों को बेचकर इंडोनेशिया में अपनी 2 कारखाने खोलते हैं, एक जावा के बैटम में, दूसरा कोलुकास स्पाइस द्वीप में। इंडोनेशिया में पहले से ही डच और पुर्तगाली व्यापारी व्यापार कर रहे थे और वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहुंच जाती है, जिनके वजह से इन तीनों में काफी कंपटीशन हो जाता है। और जो डचों की आर्मी थी बहुत ही पावरफुल थी, तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो उनसे दबते थे, उनसे युद्ध नहीं करते थे। जहां उनको थोड़ा बहुत इंडोनेशिया में जगह मिलता था वहां पे व्यापार करते थे साधारण तरीके से। और इधर ब्रिटेन में क्या होता है कि एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जिसका खबर सुनकर 1603 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडोनेशिया में व्यापार कर रही थी वो सारे लोग 1603 में ब्रिटेन में चले आते हैं। और उस समय ब्रिटेन के नए राजा बनते हैं जेम्स प्रथम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया से ब्रिटेन आती है तो उस समय वो अपने साथ काफी धन लेकर आती है, काफी पैसा लेकर आती है, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन के नए राजा थे जेम्स प्रथम वो बहुत ज्यादा उन लोगों से खुश होते हैं, उन लोगों को उपहार देते हैं। अब स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी यात्रा और इस बार वो लोग सोचते हैं कि इंडोनेशिया में हम नहीं जाएंगे, इस बार व्यापार करने के लिए हम भारत में जाएंगे। 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस अपने साथियों के साथ हेक्टर जहाज से भारत के सूरत बंदरगाह पे उतरता है और वहां के जो लोकल राजा होते हैं उनसे परमिशन लेता है वहां पे व्यापार करने के लिए, लेकिन उनको परमिशन वहां पे नहीं मिलता है क्योंकि उस समय भारत के अधिकतर हिस्से पे जो डच व्यापारी और पुर्तगाली व्यापारी थे वो व्यापार कर रहे थे। अब विलियम सीधे
गुजरात से मुगलों की राजधानी आगरा में पहुंचता है। वहां पे जहांगीर मुगल सम्राट थे उस समय, उनके पास जाता है और व्यापार करने के लिए परमिशन मांगता है। उनसे बहुत ही चालाकी से बात करता है और ब्रिटेन के राजा का अध्यादेश दिखाता है और बोलता है हमें भी व्यापार करने का परमिशन दीजिए, हम भी भारत के साथ व्यापार करने चाहते हैं। जिस तरीके से डच और पुर्तगाली आपको टैक्स दे रहे हैं उसी तरीके से हम भी आपको टैक्स देंगे। लेकिन जहांगीर पूरी तरीके से वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनसे 100 साल पहले से ही जो पुर्तगाली और डच व्यापारी थे वो भारत में व्यापार कर रहे थे, अच्छा खासा वो मुगलों को टैक्स दे रहे थे, जिसकी वजह से जहांगीर पूरी तरीके से उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं भाई तुम लोग यहाँ पर व्यापार मत करो, यहाँ से भागो, ये अपने राजा का अध्यादेश लेकर यहाँ से जाओ। अब विलियम्स घबरा जाता है कि हम लोग ब्रिटेन से यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए, यहाँ पर हमें व्यापार करने के लिए इजाजत नहीं दिया जा रहा है। अब विलियम्स ये सोचता है कि जहां पे मुगलों का शासन है वो लोग हमें व्यापार करने तो देंगे नहीं, तो हम उस एरिया में जाते हैं जहां पे मुगल शासक नहीं है। उसके बाद जो विलियम्स होता है वो आंध्र प्रदेश में जाता है, वहां के लोकल राजा से परमिशन लेता है, उसको कुछ लिमिटेड एरिया पर व्यापार करने के लिए दे दिया जाता है इजाजत। और उसके बाद 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूरीपट्टनम में स्थापित करते हैं। ये अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी भारत में। उसके बाद कंपनी व्यापार करती है, अपना विस्तार करती है। अब 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नाव लेकर जाते हैं सूरत में, वहां पर व्यापार के उद्देश्य से भटकते रहते हैं इधर उधर। और उस समय सूरत पे जो व्यापार कर रही थी वो पुर्तगाली कंपनी व्यापार कर रही थी। पुर्तगालियों के बीच और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम सुवाली का युद्ध कहते हैं, जो सूरत शहर के सुवाली गांव में हुआ था। यह एक नौसेना युद्ध था और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से जीत जाती है। जो पुर्तगाली हैं वो हार जाते हैं, जिसकी वजह से जो पुर्तगाली होते हैं वो सूरत को छोड़कर गोवा भाग जाते हैं, जहां की उनकी राजधानी थी। अब सूरत से पुर्तगाली व्यापारी गोवा चले जाते हैं और वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना चाहती है, लेकिन सूरत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से परमिशन चाहिए, जो कि जहांगीर पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया था 1608 में ही। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर विलियम्स रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम से कि वो अपने तरफ से कोई प्रतिनिधित्व भेजे जो जहांगीर से जाकर बात करे और बहुत ही चालाकी से अच्छे से बात करे, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने का परमिशन मिली। इन 1615 में जेम्स प्रथम अपने यहाँ से थॉमस रो को भेजते हैं। ये एक बहुत ही चालाक आदमी था, एक बहुत ही विद्वान आदमी था, और वो जाता है आगरा जहांगीर के पास। वहां पे जाता है, उनको दूरबीन वगैरह दिखाता है, बहुत नई नई चीजें, वहां पे साइंस वाली चीजें जहांगीर को दिखाता है और उनको बोलता है कि देखो अब तो पुर्तगाली व्यापार तो सूरत में करेंगे ही नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने दीजिए, हम आपको और ज्यादा टैक्स देंगे जितना पुर्तगाली टैक्स दे रहे थे। बहुत उनको प्रलोभन देता है, उनको बहलाता है, फुसलाता है, जिसकी वजह से जहांगीर भी सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, पहले पुर्तगाली टैक्स दे रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देगी, हमको तो बस पैसा से मतलब है। और जहांगीर एक फरमान जारी करता है जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने का इजाजत दिया जाता है, कुछ लिमिटेड ही एरिया पर। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक युद्ध लड़ चुकी थी पुर्तगालियों से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोचती है कि अगर हमें भारत में लंबे समय तक व्यापार करना है तो हमें अपना सेना रखना है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना एक स्थायी फैक्ट्री बनाती है। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में बढ़ने लगता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक मुनाफा कमाने लगती है। अब अंग्रेज लोग गरम मसालों के साथ साथ चीन, ऊन, अफीम, रेशम, नील, कपास इत्यादि का व्यापार करना चालू कर देते हैं और चीन के साथ भी बहुत तेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने लगती है। भारत से माल ले जाकर चीन देश में बेचती है, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता था, 60 गुना से ज्यादा फायदा होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जहां पर भी मौका मिलता था भारत में, वहां पर अपनी कोठियां बनाती थी, अपनी कंपनियां बनाती थी, अपनी सेना रखती थी और वहां पे व्यापार करती थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक पर एक भारत में कई कंपनियां खोलती गई, मद्रास में, आगरा में, अहमदाबाद में, बंबई में आदि जगहों पर अपनी कंपनी कोठियां स्थापित करती गई। उस समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में एक था, इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में भी व्यापार करना चाहती थी। अब बंगाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लिमिटेड जगहों पर, छोटे जगहों पर व्यापार करने का इजाजत मिल जाता है, क्योंकि उनके पास जहांगीर का फरमान था। लेकिन उस समय जो बंगाल का नवाब था शाइस्ता खान, वो अंग्रेजों के चाल को देख रहा है कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से भारत को कब्जा कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से अंग्रेजों से खपा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से खपा था। लेकिन उनके पास जहांगीर का फरमान था, जिसकी वजह से वो मना नहीं कर पाया व्यापार करने से। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगने लगा कि शाइस्ता खान की वजह से हम बंगाल में अच्छी तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे।
जाएंगे और हम लंबे समय तक बंगाल में टिक भी नहीं पाएंगे। और शाइस्ता खान भी ये चाहता था कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाए, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार ना करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को बढ़ाया जाए। कंपनी इतना मुनाफा कमा रही थी कि इसे देखकर ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम कंपनी की और ज्यादा शक्तियों को बढ़ा देते हैं, जैसे कि उनको प्राइवेट सेना रखने का अधिकार दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी दूसरे राज्य पे या किसी दूसरे देश पे कब्जा कर सकती है, बहुत सारे लोगों को गुलाम बना सकती है, अपने अनुसार सबको काम करा सकती है, एक कानून भी बना सकती है। ये सारे अधिकार जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा धन था, उसके बाद पावर था, अपनी आर्मी रखने की शक्ति थी, और ब्रिटेन के जो जेम्स राजा प्रथम थे उनका भी हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब किसी से नहीं डरते थे। वो बहुत तेजी से व्यापार का अपने विस्तार करते थे। उसके बाद 1677 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नया डायरेक्टर बनता है जोसिया चाइल्ड। उसके बाद आगे चल के एक साल बाद 1678 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन जाता है। लेकिन जोसिया चाइल्ड का काम करने का तरीका बिल्कुल ही पहले गवर्नर से अलग था। वो बहुत ही अग्रेसिव किस्म का आदमी था। वो पूर्ण आजादी से भारत में व्यापार करना चाहता था, उसको कोई रोक टोक ना करे। और वो आगे चलकर बंगाल में उन जगहों पर अपना व्यापार करने लगा, कोठियां खोलने लगा, सेना रखने लगा, तोप रखने लगा, जहां पर उनको इजाजत नहीं दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर होता है जोसिया चाइल्ड, वो अनियमित तरीके से बंगाल में व्यापार करने लगता है। जब उसको मुगल दरबार में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग को एक लिमिटेड एरिया दिया था मैंने व्यापार करने के लिए, फिर भी आप आगे बढ़कर अपना कोठिया तोप वगैरह क्यों रख रहे हो, कंपनी क्यों बना रहे हो। तो डायरेक्ट मुगलों से बात करता था, आंखों में आंखें डालकर बात करता था, डर नाम की कोई चीज नहीं थी उसके अंदर, जिसके वजह से जो बंगाल के नवाब होते हैं शाइस्ता खान, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं कि तुम्हें अनियमित तरीके से ही व्यापार करना है, तब तुम टैक्स अब हमें अधिक दोगे। लेकिन जोसिया चाइल्ड क्या करता है, शाइस्ता खान को टैक्स देने से भी मना कर देता है और वो कहता है कि अब मैंने बहुत दिया मुगलों को टैक्स, अब मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब शाइस्ता खान के खिलाफ एक जंग होगा, एक युद्ध होगा, और जोसिया चाइल्ड युद्ध का ऐलान कर देता है शाइस्ता खान के खिलाफ। फिर 1686 में होता है चाइल्ड का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसिया चाइल्ड और बंगाल के नवाब शाइस्ता खान के। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस युद्ध में जो मुगल का सेना था वो बहुत ही ताकतवर था, जो मुगलों के पास आर्मी थी वो बहुत ही ताकतवर थी, और जो शाइस्ता खान थे वो मामा थे औरंगजेब का। इस युद्ध को हार जाने के बाद जोसिया चाइल्ड का काफी बेइज्जती होता है और बंगाल से अंग्रेजों को मार मार कर निकाला जाता है, उनको भगाया जाता है। उनकी जितनी भी कंपनियां थी, कोठी थी, उन पे ताला लगाया जाता है, पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाता है। पूरे देश में जहां जहां अंग्रेजों की कोठी थी उसे भी बंद कर दिया जाता है। बंबई और सूरत मद्रास से फिरंगी भागने लगते हैं। अंग्रेजों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि जोसिया चाइल्ड उनका हाल देखकर औरंगजेब के पैरों पर गिर जाता है, उनसे माफी मांगने लगता है कि हमसे गलती हो गया, अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दीजिए, हम अच्छे तरीके से व्यापार करेंगे, आप जो कहेंगे आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है। उसके बाद 1690 में औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर देते हैं, क्योंकि औरंगजेब के पास और मुगलों के पास बहुत ज्यादा पैसा आता था ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स के थ्रू। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पर औरंगजेब युद्ध के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाते हैं। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन एक निश्चित पद्धति के अनुसार भारत में व्यापार करती है और 20 साल तक चुपचाप भारत में व्यापार करती है और मुगलों का कमजोर होने का इंतजार करती है। 1694 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ साल बाद बादशाह मुगल औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मुगल कई खंडों में टूट जाते हैं, जहां जो भी नवाब होता है वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने लगता है। और उसी समय बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। अलीवर्दी खान का कोई अपना पुत्र नहीं था, उनके पास 3 पुत्रियां थी, और जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका लड़का का नाम था सिराजुद्दौला। और अलीवर्दी खान अपनी मृत्यु से पहले ही बता दिए थे कि हमारे मरने का बाद जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब बनेगा। यहाँ पे जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है वो मीर जाफर होता है। मीर जाफर के मन में हमेशा एक ही बात चलता था कि कब वो बंगाल का नवाब बनेगा, और मीर जाफर जो था वो बिल्कुल ही सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करता था। और बंगाल में एक जगत सेठ नाम का एक व्यापारी था जो व्यापार कर रहा, सूद पे पैसा दे रहा था, बहुत ही बंगाल का अमीर आदमी था, वो भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करता था। और इधर अंग्रेज क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मुगल कमजोर हो गए हैं तो एक बार फिर अनियमित तरीके से बंगाल में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और जो सिराजुद्दौला था वो पहले से अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। इधर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा और जाट
जो मुगलों के छोटे छोटे एरिया थे उनको कब्जा करने लगते हैं, जो छोटे छोटे राजा थे उन पे अपना अधिकार कर लेते हैं। और उसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो भी अपना विस्तार करने लगती है। और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में फिर एक बार अनियमित तरीके से व्यापार करने लगती है। अब ये अंग्रेजों का हरकत देखकर सिराजुद्दौला अंग्रेजों के कोलकाता बंदरगाह पर अटैक करते हैं। वहां पे 146 अंग्रेजों को बंदी बनाते हैं और एक बहुत ही छोटे काल कोठरी में ठूस ठूस कर भर देते हैं, जिसकी वजह से एक दिन बाद 146 में से 123 लोग ऑक्सीजन की कमी से दब के मर गए थे। ये मंजर बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे गलत भी मानते हैं। लेकिन इंग्लैंड के इतिहास में ये लिखा गया है। वहां पे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इसे जाना जाता है। हम भारत में इसे अंधकूप हत्या के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश की सरकार है वो पूरी तरीके से हिल जाती है और वो किसी तरीके से ये चाहते हैं कि जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला उसको गद्दी से हटाया जाए। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बात करती है मीर जाफर से और उस समय बंगाल के सबसे अमीर आदमी जगत सेठ से। ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से ये वादा करती है कि अगर युद्ध में मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देगा तो सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा। यहाँ पे मीर जाफर और जगत सेठ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं और फिर ईस्ट इंडिया ऐलान करती है सिराजुद्दौला के खिलाफ एक जंग का। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अब शुरू होता है पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 23 जून 1757 को मुरीदाबाद जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर युद्ध का आरंभ हो। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3000 की सेना थी, 100 से ज्यादा गोले बारूद दागने वाले तोप थे। इधर सिराजुद्दौला के पास 50,000 की एक पावरफुल आर्मी थी, 50 से ज्यादा उनके पास तोपे थे। ये युद्ध सिराजुद्दौला पूरी तरीके से जीत जाता। अगर युद्ध होता, आप सोचिए ना, एक तरफ 3000 सेना, एक तरफ 50,000 सेना, ये युद्ध कितना समय तक चलेगा? बहुत कम समय तक चलेगा। मात्र कुछ ही घंटों में ये युद्ध सिराजुद्दौला जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मीर जाफर है वो पूरी तरीके से गद्दारी कर जाता है। मीर जाफर को ऐसा नशा चढ़ा नवाब बनने का कि वो जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गया। सिराजुद्दौला के पास 50,000 की आर्मी थी, लेकिन इस युद्ध में सिर्फ 5,000 आर्मी ही भाग ली। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो उसका सेनापति था वो इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। और जिसके वजह से इसका परिणाम यह निकला कि पलासी के युद्ध मुगल नवाब सिराजुद्दौला हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के 500 सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक घायल हुए, सिर्फ और सिर्फ गद्दार मीर जाफर की वजह से। इसी मीर जाफर की वजह से हमारा देश 200 सालों तक गुलाम रहा। नहीं, आज हमारा देश 100 साल आगे होता। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर का बेटा मीरान अपने साथी के साथ कटार और भाला से सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। अब बंगाल का नया नवाब बनता है मीर जाफर, जो अंग्रेजों का कठपुतली था, उसके इशारे पर नाचता था। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि बंगाल में और अनियमित तरीके से व्यापार करने लगते हैं, लोगों पे शासन करने लगते हैं, उन लोगों पे जुल्म करने लगते हैं, जिसके वजह से मीर जाफर भी अंग्रेजों से परेशान हो जाता है। क्योंकि जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों के कहे अनुसार कार्य कर रहा था। मीर जाफर को ऐसा लगा कि हम अंग्रेजों के कहे हुए बातों के अनुसार चल रहे हैं, तो हम किस वजह के राजा हैं? हम राजा नहीं है। इधर मीर जाफर क्या करता है कि रणनीति बनाने लगता है कि भाई किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से हमें हटाना है। और मीर जाफर करता क्या है, जो अंग्रेजों के दुश्मन थे डच, उनसे जाकर मिल जाता है, उनसे जाकर बात करने लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध का। अब ये बातें अंग्रेज को पता चलती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रहा है, मीर जाफर जाके डचों से मिल रहा है, तो तुरंत मीर जाफर को गद्दी पर से हटा देते हैं और बंगाल के नए नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रणनीति बनाने लगता है कि उनसे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि अकेले तो हम उससे लड़ नहीं सकते, उतना पावर मीर कासिम के पास था नहीं। तो जाता है अलग अलग राजाओं से बात करता है। वो जाता है अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। ये दोनों लोगों से मिलता है और आपस में बात करता है कि हमें मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना चाहिए, लोगों को भगाना चाहिए हमारे देश से। और ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं, जिसे हम 1764 का बक्सर का युद्ध करते हैं। इस युद्ध में 3 मुगल नवाब थे और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर शुरू होता है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ 3 मुगलों की 40,000 की आर्मी थी, दूसरे तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की 7,000 की आर्मी थी। यहाँ पर भी देखा जाए तो अगर युद्ध होता एक्चुअल में तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हार जाती है। आप सोचिए, एक तरफ 40,000 आर्मी है, एक तरफ 7,000 आर्मी है। ये युद्ध कितना समय तक चलेगा? बहुत ही कम समय तक चलेगा। लेकिन फिर भी
बक्सर का युद्ध भी मुगल हार गए। वो क्यों, अभी आगे देखते हैं। इस युद्ध में एक तरफ 3 मुगल नवाबों की 40,000 की सैनिक थी और 140 तोपें थे। दूसरे ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 7,000 के सैनिक थे, 30 तोपें थी। इस युद्ध में होता क्या है कि जो सम्राट शाह आलम होता है युद्ध के दौरान अंग्रेजों से समझौता कर लेता है और जो मीर कासिम होता है वो युद्ध क्षेत्र से पूरी तरीके से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेना भी वहां से चली जाती है। अकेले सिराजुद्दौला इस युद्ध में लड़ता है। लास्ट में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे झुकना पड़ा। इस युद्ध में बहुत ज्यादा मुगलों को घाटा गया, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मारे गए इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद 1665 में अंग्रेज और शाह आलम के बीच एक संधि होती है जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि में अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर उतारेंगे, वहां के लोगों से टैक्स लेंगे। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को 60 लाख का पेनाल्टी लगाती है। युद्ध के लिए उसे 60 लाख रुपए देना होगा। और जब अब अंग्रेज टैक्स उतारेंगे तो टैक्स उतार कर 26 लाख हर साल मुगल शाह आलम को देंगे। ये भी उस संधि में बात हुई और ये भारत के इतिहास में फिरंगियों की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन आगे चलकर मराठाओं से भी ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है, जो एक युद्ध में मराठा लोग जीत जाते हैं, एक युद्ध में मराठा हार जाते हैं। मराठा भी लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे सरेंडर कर देते हैं। अब ज्यादातर राज्यों के शासक अंग्रेजों पर निर्भर होते थे। अब धीरे धीरे भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा। अंग्रेज भर भर कर पैसा भारत से अपने देश में लेकर जाने लगे। पहले तो बस व्यापार ही करते थे, अब टैक्स भी लेने लगे। भारत के लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, कभी झूरा वगैरह पड़ जाता था, उसके वजह से भी वो लोग टैक्स लेते थे। जो मुगल शासक थे वो तो थोड़ा रहम करते थे, चलो भाई इस बार फसल नहीं हुई तो टैक्स आप कम दीजिए। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन करने का तरीका था मुगलों से बिल्कुल ही अलग था। ये लोग चाप के टैक्स लेते थे, चाप के कर लेते थे, चाहे कुछ भी हो, जिसकी वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा महंगाई भी बढ़ जाती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और उसके साथ साथ वो मसालों का व्यापार तो कर ही रहे थे, अफीम का व्यापार कर रहे थे, चीन के साथ व्यापार कर रहे थे, सूती वस्त्र का व्यापार कर रहे थे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा मुनाफा अंग्रेजों को होने लगा। और बेखौफ इस सोने की चिड़िया को फिरंगी लूटने लगे। अंग्रेज पूरी तरीके से भारत को जीतने में सफल हो गए, पूरी तरीके से भारत पे शासन करने में सफल हुए और फिर हमारा प्यारा भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगा और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों का शिकार होता रहा, भारत का पतन होता रहा। अब अंग्रेज भारत के अलग अलग हिस्सों पे जाते, जहां पर उनको परमिशन मिलती थी वहां पर व्यापार करते थे, जहां पे परमिशन नहीं मिलती थी वहां पे अपना पावरफुल सेना ले जाकर वहां पर युद्ध करते थे, लड़ते थे और फाइनली वो जीत जाते थे और वहां पर भी अपना व्यापार करने लगते थे और पूरे डायरेक्टली तरीके से वहां के शासन को अपने हाथ में लेकर चलाने लगते हैं। अंग्रेजों के ही शासन काल में 1769 और 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है। दरअसल होता क्या है कि 1 साल तक बंगाल में कोई मानसून नहीं आता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सूखा पड़ जाता है और ये अकाल इतना भयानक होता है कि इस अकाल में 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, रोग से मर जाते हैं। कुछ तस्वीरें हैं उस समय की, आप देखिए, भूख और प्यास से तड़पते हुए लोग मर गए हैं। सूखा के साथ साथ इस मौत की ईस्ट इंडिया कंपनी भी जिम्मेदार थी। जब बंगाल में सूखा पड़ा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिकों के लिए बहुत बड़ा अनाजों का भंडार खरीद लेती है और जो अमीर अमीर लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं या जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो अपने यहाँ अनाजों को इकट्ठा करने लगते हैं और अनाजों का जो दाम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अधिक दाम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो अनाज को खरीद नहीं पाते हैं। अनाजों की काला बाजारी शुरू हो जाती है, चोरी चोरी अनाज बिकने लगते हैं रात में। अब समझिए जिस भुखमरी में लगभग 1 करोड़ लोग मर गए वो भुखमरी कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज थोड़ा सा भी रहम नहीं करते हैं, वो लोग अपने कर जो है वो वसूलते रहते हैं। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, वो अपना साइड बिजनेस करने लगते हैं। साइड बिजनेस के साथ साथ वो भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने लगते हैं और वो सारे पैसे कंपनी को न देकर ब्रिटेन में अपने घर भेजने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर होने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने लगती है और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ब्रिटेन के राजा के पास जाती है, वहां पे 1 लाख पाउंड का लोन मांगती है। लेकिन ब्रिटेन के राजा क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक जांच बैठाते हैं और उस जांच के आधार पर ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता है, जो कि भारत में आकर लगता है। रेगुलेटिंग एक्ट को हम आने वाले अगले वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हम इसे इसी जगह छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया जाता है और 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन चालू होता है और यह शासन 1947 तक चलता है। फिर बहुत लड़ाई के बाद 1947 में अंग्रेज भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाते हैं और हमारे देश को आजाद करते हैं। आजाद करते नहीं है, एक्चुअल में आजाद कराया जाता है भारत के लोगों द्वारा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा एनर्जी लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा भी एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो ये मेरा हफ्ते भर का मेहनत मात्र कुछ ही सेकंडों में निकल जाएगा। तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।